चलिए रिवीजन में हमारा आज लेक्चर नंबर 6 कैपिटल गेन चल रहा है। इसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली एक लेक्चर और लगेगा। देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। ट्रांसफ़र की डेफिनेशन का हमने पूरा डिटेल किया था। 45(1)(a) इंश्योरेंस क्लेम, 45(2) कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। फिर उसके बाद हमने देखा था 45(3), 45(4), 45(5) और जीरो कूपन बॉन्ड। ये हमने लास्ट क्लास में प्लस डिप्रिशिएबल एसेट्स पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 45(5)(a). वापस समझना, आज हम कौन सा सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं? 45 सबसेक्शन 5(a) कैपिटल गेन इन केस ऑफ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। कैपिटल गेन इन केस ऑफ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। अब समझना व्हाट इज जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। मेरे पास लैंड है, मैंने ये लैंड एक रियल एस्टेट डेवलपर को दे दी। उसने उस लैंड पे कोई बिल्डिंग या फ्लैट्स बनाए और उस कुछ फ्लैट्स मुझे दे दिए। मुझे क्यों दिए? क्योंकि मैंने अपनी लैंड उसको ट्रांसफर की। सेल आउट नहीं कर रहा हूं, मैं लैंड दे रहा हूं, वो लैंड पे कुछ बना रहा है और बदले में मुझे फ्लैट्स दे रहा है। तो ये क्या कहलाता है? जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। क्लियर? सेक्शन कौन सा लगेगा? 45 सबसेक्शन 5(a). सेक्शन कौन सा लगेगा? 45 सबसेक्शन 5(a). कैपिटल गेन इन केस ऑफ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। सेक्शन कौन सा लगेगा? 45 सबसेक्शन 5(a) विथ इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 18-19। सबसे पहले प्रोविजन किसके लिए एप्लीकेबल है? असेसी कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल और एचयूएफ। सबसे पहले समझना प्रोविजन किसके लिए एप्लीकेबल है। असेसी कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल और एचयूएफ। सच असेसी ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर कर रहा है? कैपिटल एसेट। वो कैपिटल एसेट किस फॉर्म में होना चाहिए? लैंड और बिल्डिंग और बोथ अंडर, क्या बनाया होगा उसने? एक स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। किसको ट्रांसफर किया होगा? टू अनदर पर्सन। ये प्रोविजन किसके लिए एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल और एचयूएफ। इंडिविजुअल और एचयूएफ को क्या ट्रांसफर करना है? कैपिटल एसेट ट्रांसफर करना है। वो कैपिटल एसेट किस इसमें हो सकता है? लैंड और बिल्डिंग और बोथ अंडर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट टू अनदर पर्सन। स्पेसिफाइड एग्रीमेंट मींस, सबसे पहला एग्रीमेंट का मतलब क्या रहेगा? एक वो क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड एग्रीमेंट इन विच पर्सन जिसके पास क्या है? ओइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ अग्रीज टू अलाउ अनदर पर्सन टू डेवलप। क्या डेवलप करने का एग्रीमेंट करना है? रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ऑन सच लैंड और बिल्डिंग और बोथ। कंसिडरेशन क्या होगा? शेयर being land or building or both in such project whether with or without payment of part consideration in cash। अगर कुछ पार्ट कंसिडरेशन है तो कैश में पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए मेरे पास एक प्लॉट है, मैंने प्लॉट एक रियल एस्टेट डेवलपर को दिया। उस रियल एस्टेट डेवलपर ने प्लॉट पे एक मल्टी मतलब 5-6 फ्लैट्स बनाए, उसमें से 2 फ्लैट मुझे दे दिए। मेरे प्लॉट की वैल्यू आ रही थी 2,25,00,000। एक फ्लैट की वैल्यू थी 2 CR। तो उसने मुझे एक फ्लैट दे दिया और क्या दे दिया साथ में? 25 लाख कैश। तो यहां पे काय का सेक्शन लगेगा? 45(5)(a) जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। क्लियर? वापस समझना, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के प्रोविजंस मतलब सेक्शन 45 सबसेक्शन 5(a) किसके लिए एप्लीकेबल है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट असेसी क्या होना चाहिए? इंडिविजुअल और एचयूएफ। असेसी क्या ट्रांसफर कर रहा है? कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहा है, लैंड और बिल्डिंग और बोथ अंडर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। किसको? किसी दूसरे पर्सन को। स्पेसिफाइड एग्रीमेंट क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए। कौन करेगा? जो बंदा लैंड बिल्डिंग या दोनों ओन कर रहा है। किसको दे रहा है? रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो बंदा डेवलप कर रहा है। बदले में क्या मिल रहा है? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन किस फॉर्म में मिल सकता है? लैंड और बिल्डिंग और बोथ इन सच प्रोजेक्ट वेदर विथ और विदाउट पेमेंट ऑफ पार्ट कंसिडरेशन इन कैश। अब इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? अब हम काय की बात करेंगे? टैक्स ट्रीटमेंट मतलब जो बंदा ट्रांसफर कर रहा है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ होना चाहिए। क्लियर? जिसको ट्रांसफर कर रहे हैं वो बंदा होना चाहिए जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को क्या कर रहा है? डेवलप। सेल्स कंसिडरेशन क्या मानेंगे? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू on the date of issue of completion certificate of his share being land or building or both in the project plus consideration received in cash if any।
मान लो मुझे जो फ्लैट मिला मेरे लैंड के बदले में, उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आ रहा था 2 CR प्लस 10 लाख मुझे काय में मिले कैश, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या रहेगा 2 CR प्लस 10 लाख। क्लियर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, proportionate cost of the asset transferred, benefit of indexation, available up to the year in which completion certificate is issued। याद रखना ये taxability पे बात कर रहा है। in the year in which completion certificate for whole or part of the project is issued by कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। किस साल टैक्सेबल होगा, जिस साल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हमें क्या देगी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट होल और पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए। क्लियर। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ capital asset being share in the project in form of land or building or both covered under aforesaid provision shall be the amount which is deemed as full value of consideration while computing capital gain under section 45 subsection 5A। competent authority means authority empowered to approve building plan by or under any law for timing in force where assessee transfers his share in the project on or before date of completion certificate। completion certificate मिलने से पहले ही assessee अपना शेयर ट्रांसफर कर देता है। In this case, aforesaid provision is not applicable and capital gain shall be taxable in the previous year in which such transfer take place। Further capital gain shall be computed as per other provision। Clear। थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। क्लियर हो गया। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसको मानेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू प्लस एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड इन कैश। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ द असेट ट्रांसफर्ड। बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन किस साल तक, अवेलेबल इन विच कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज इशूड। टैक्सेबल किस साल होगा, जिस साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव होगा या होल या पार्ट के लिए। डन। 45(5)(a। चलिए इसके बाद सेक्शन 46 थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन करा दूंगा मैं, तो आपको बेसिक्स कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स बाय कंपनी इन लिक्विडेशन। सेक्शन कौन सा लग रहा है, सेक्शन 46। ध्यान देना, पहले प्रोविजन समझना बेटा, प्रोविजन क्या है। कैपिटल गेन अराइज हो रहा है कब, ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स बाय कंपनीज इन लिक्विडेशन। अब सबसे पहले देखो टैक्स ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, सेक्शन 46 सबसेक्शन 1। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, किसका लिक्विडेशन हो रहा है, कंपनी। एनी ट्रांसफर बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स among its shareholder is not treated as transfer for the purpose of capital gain। हम पढ़ चुके हैं ये, certain transactions not treated as transfer में। Hence, when assets are distributed among shareholder, nothing shall be charged to tax under the head capital gain। कंपनी के हाथ में कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। कब नहीं आएगी, जब कोई भी कंपनी लिक्विडेशन के टाइम असेट ट्रांसफर कर रही है, नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर। क्लियर। कंपनी असेट ट्रांसफर कर रही है, किसको ट्रांसफर कर रही है, शेयर होल्डर को। कब ट्रांसफर कर रही है, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर। क्लियर। अब असेट्स किसके पास पहुंच गए, शेयर होल्डर। टैक्स ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, सेक्शन 46 सबसेक्शन 2। वेयर अ शेयर होल्डर रिसीव्स मनी or other assets at the time of liquidation of the company, then such receipts excluding amount of dividend under section 2 subsection 22 clause C shall be liable to capital gain as under, shall be liable to capital gain as under। अब ध्यान देना, सेल्स कंसिडरेशन कैसे निकालेंगे। टोटल अमाउंट or market value of assets received on liquidation by the shareholder। shareholder क्या क्या रिसीव करेगा, टोटल अमाउंट और मार्केट वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड ऑन लिक्विडेशन। इसमें से माइनस क्या करेगा, अमाउंट ऑफ डीम्ड डिविडेंड। कौन से सेक्शन में, 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज सी। अदर सोर्सेज जब पढ़ते हैं तो वहां पे डीम्ड डिविडेंड के कंसेप्ट है। 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी। यहां कौन सा डिविडेंड माइनस करना है, जो डिविडेंड कौन से सेक्शन में डिक्लेयर हुआ है, 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज सी। ये जो अमाउंट आएगा दैट विल बी कॉल्ड सेल्स कंसिडरेशन। इसमें से माइनस क्या करेंगे, सॉरी, माइनस करने के बाद जो आएगा दैट विल बी कॉल्ड सेल्स कंसिडरेशन। एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स बाय अ कंपनी
at the time of liquidation is treated as deemed dividend to the extent of accumulated profit at the time of liquidation of the company. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट सब क्या रहेगा? एज यूजुअल. मतलब कंपनी जब भी शेयर होल्डर को असेट देगी लिक्विडेशन के टाइम, तो कंपनी के हाथ में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता. क्यों कंपनी के हाथ में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता? उसका सिंपल रीजन क्या है? इट इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर. ट्रीटमेंट कब लगेगा? जब वो असेट किसके पास पहुंच जाएंगे? शेयर होल्डर के पास. डन. अब ये प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ये बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है, सीएमए इंटर के लिए भी एप्लीकेबल है और सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए. कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में इन्वॉल्व होगा, आपको कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन इस पे 100% मिलेगा. चलिए, बैलेंस शीट ऑफ पूर्वा इंडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड एज ऑन 31/12/2019. इक्विटी शेयर कितने? ऑफ 10 ईच. अमाउंट 8 लाख, प्रेफरेंस शेयर 1 लाख, रिजर्व्स 2 लाख, लोन 6 लाख, क्रेडिटर 6 लाख, प्रोविजन फॉर डिविडेंड टैक्स कितना है? 40,715. लैंड दिया हुआ है, बिल्डिंग WDV एज पर IT एक्ट, मशीनरी WDV एज पर IT एक्ट, करंट एसेट्स 10,40,715 और बैलेंस शीट का टोटल. एडिशनल इंफॉर्मेशन, कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन. लिक्विडेशन में कौन गया? कंपनी. ऑन द बैलेंस शीट डेट एंड ऑल करंट एसेट्स and building realized at book value. Realized money was applicable in payment of outside liabilities including dividend tax and preference shareholder. Utkarsh is a shareholder of 10% equity share and 20% preference shares of the company. अब मैं बात किसकी कर रहा हूं? उत्कर्ष, जो 10% इक्विटी शेयर होल्डर है और 20% प्रेफरेंस शेयर्स है उसके पास. इक्विटी शेयर्स वेयर ओरिजिनली एक्वायर्ड. उत्कर्ष ने कब लिया था? 16/8/2002 at a face value. However, he subscribed to preference shares on 1/4/2019, which was issued at par. He received part of land, market value 5 lakh, and cash for preference shares 20,000. Compute capital gain in the hands of company and Utkarsh. Clear? चलिए, सॉल्यूशन 1. अब सबसे पहले मैं कैपिटल गेन किसके हाथ में देखूंगा? कैपिटल गेन in hands of पूर्वा लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है. क्लियर? नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर. याद है कहां पढ़ा था? 46/47 में. क्लियर? अब मुझे मेन क्या देखना है? 46 सबसेक्शन 2. क्या है 46 सबसेक्शन 2? ध्यान देना. 46 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? टैक्स ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर. टैक्स ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर. तो मैं किसके लिए कैलकुलेट करूंगा? उत्कर्ष. किसके लिए कैलकुलेट करूंगा? उत्कर्ष. क्लियर? वापस समझना, किसके लिए कैलकुलेट करूंगा? उत्कर्ष. क्लियर? तो सबसे पहले उत्कर्ष के लिए क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेशन ऑफ sales consideration. Calculation of sales consideration.
चलो, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स कंसिडरेशन। अब सबसे पहले देखो बेटा, उसको क्या मिला, मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड कितना है, मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड कितना है, 5 lakhs। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, ऊपर थ्योरी में आ जाओ। टोटल अमाउंट और मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स रिसीव्ड ऑन लिक्विडेशन बाय द शेयर होल्डर लेस अमाउंट ऑफ डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज सी। क्या है, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स बाय कंपनी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन इज ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। माइनस डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज सी। क्लॉज सी कितना था, बीइंग 10% ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो भाई 10% एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है, 2 लाख। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है उसका, 2 लाख। और डिविडेंड इक्विटी शेयर्स कितने हैं उसके पास, 10%। तो ये उसका क्या आ गया, सेल्स कंसिडरेशन कितना, 4,80,000। मैंने इसमें से क्या लेस कर दिया, डिविडेंड। वापस समझना, मैंने इसमें से क्या लेस कर दिया, डिविडेंड। क्लियर। अब मैं उत्कर्ष के हाथ में क्या निकाल रहा हूं, कैपिटल गेन। उत्कर्ष के हाथ में क्या निकाल रहा हूं, कैपिटल गेन। सबसे पहले इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या आ जाएगा, 4,80,000 माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर कुछ है, नील। 4,80,000 ये मेरा क्या आ गया, नेट सेल कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब क्वेश्चन में आप ये ढूंढिए कि उसने शेयर्स कितने के लिए थे। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 ईच कितना, 8 लाख। और उत्कर्ष कितने परसेंट शेयर होल्डर था, 10% शेयर होल्डर था। तो उसके पास कितने शेयर्स थे टोटल, टोटल शेयर्स कितने थे, 8 लाख के। $8,000 शेयर्स थे, 10 रुपीज ईच इंटू आज सेल कर रहा है 289, आज ही ट्रांसफर हो रहा है ना 289 डिवाइडेड बाय किस ईयर में लिए उसने, ईयर देखो 16/8/2002 एट अ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब 10 ईच। तो उस साल का इंडेक्स 220 190 220 190 माइनस 4,80,000 259। ये क्या हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। किसके हाथ में ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, उत्कर्ष के हाथ में। किसके हाथ में कैपिटल गेन हो गया, क्योंकि कंपनी लिक्विडेट हो गई। लिक्विडेशन के टाइम जो भी असेट ट्रांसफर होते हैं शेयर होल्डर को, नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर। लेकिन कैपिटल गेन किसके हाथ में अराइज हो जाता है, शेयर होल्डर के हाथ में। क्लियर। ये मेरा काय का निकला, इक्विटी। अब क्वेश्चन में देखो उसके पास क्या था,
प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में क्या दिया है उसको क्वेश्चन में, एंड कैश फॉर प्रेफरेंस शेयर्स, कितना मिला प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, 20,000 मिला ना, उसी साल एक्वायर किए थे, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने में एक्वायर किए थे उसने प्रेफरेंस शेयर्स, एट पार, कितना 20%, प्रेफरेंस शेयर्स कितने थे 1 लाख, तो 1 लाख का 20%, 20,000 में एक्वायर किए, नील। क्लियर। अब मैं वापस आपको एक बार और थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान देना। Tax treatment in the hands of company. At the time of liquidation of a company, any transfer by way of distribution of assets among the shareholder is not treated as transfer for the purpose of capital gain. Hence, when assets are transferred, distributed among shareholder, nothing shall be chargeable to tax under the head capital gain. Tax treatment in the where a shareholder receives money or other assets at the time of liquidation of the company, then such receipts, excluding the amount of dividend under section 2 subsection 22 clause C, shall be liable to capital gain. 2 subsection 22 clause C, shareholder के हाथ में क्या रहता है, exempt, ये ध्यान देना, shall be liable to capital gain tax as under. तो सेल्स कंसिडरेशन कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट, मार्केट वैल्यू, टोटल अमाउंट में क्या क्या आ सकता है, मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स, इसमें से माइनस क्या करना है, ऐसा कोई भी डिविडेंड जो आपके कौन से सेक्शन में आता है, 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज सी, उसको लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा दैट विल बी कॉल्ड सेल्स कंसिडरेशन, उसमें से आपने जितने के वो शेयर्स लिए हैं। क्लियर। करिए कंप्लीट, 5 मिनट दे रहा हूं, पूरा प्रॉपर सॉल्व करिए।
डन यहां तक? चलिए नेक्स्ट देखिए, थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर इन केस ऑफ टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ एज पर सेक्शन 47, ध्यान देना, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट, किस चीज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है? एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट इन काइंड बाय एचयूएफ ऑन इट्स टोटल और पार्शियल पार्टीशन इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर अंडर सेक्शन 47। पढ़ा था हमने, अगर कोई भी एचयूएफ टोटल या पार्शियल पार्टीशन पे एसेट ट्रांसफर करता है तो इट इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर। However, when such assets is further transferred by its member, then tax treatment shall be as under. Sales consideration क्या रहेगा? As usual. Cost of acquisition क्या लेंगे? Cost of the asset in the hands of HUF. Indexation benefit on cost of acquisition shall be applicable from when member holds such asset. Indexation benefit on cost of improvement shall be when actual improvement expenditure incurred. Determination of nature for determination of long term short term period of holding of HUF shall be considered. बाकी सारा कंप्यूटेशन मेथड नॉर्मल रहेगा, कोई ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक प्रोविजन चेंज होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, सैलरी में भी है ये। When shares or securities are issued directly or indirectly by employer company to its employee, then tax treatment shall be as under. अब सबसे पहला ट्रीटमेंट देखो हम कहां पढ़ रहे हैं, टैक्स ट्रीटमेंट अंडर द हेड सैलरी। जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को शेयर्स दे रहा है, डिफरेंस बिटवीन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एज ऑन द डेट ऑफ एक्साइज ऑफ ऑप्शन एंड कॉस्ट एट विच इट इज ऑफर्ड टू द एम्प्लॉय इज ट्रीटेड एज टैक्सेबल पर्क। क्लियर? मान लो एम्प्लॉयर कंपनी ने जिस दिन मुझे शेयर्स दिए, अलॉट किए या जो भी दिया हुआ है, शेयर्स मान लो 100 का है फेयर मार्केट वैल्यू और मुझे उसने 60 में दिए, तो 40 के हिसाब से मेरे लिए क्या हो जाएगा? चार्जेबल टू टैक्स। टैक्स ट्रीटमेंट अंडर द हेड कैपिटल गेन व्हेन सच एसेट्स आर सोल्ड बाय एम्प्लॉय। असेट्स को क्या, वो शेयर्स को कौन सेल कर दे रहा है? एम्प्लॉय। सेल्स कंसिडरेशन एज यूजुअल। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फेयर मार्केट वैल्यू on the date of excising option as considered for calculating above perk. Clear? अब next देखो, tax treatment under head capital gain when such assets are transferred by employee by way of gift or under an irrevocable trust. Such gift or transfer is not exempted. Fourth proviso to section 48. Sales consideration, market value of assets as on the date of transfer by way of gift. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे हम? फेयर मार्केट वैल्यू। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ले लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू। वापस समझना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ले लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू। क्लियर? इसके नेक्स्ट क्लास में मैं प्रैक्टिकल्स लूंगा क्योंकि शेयर्स के सारे एक ही क्लास में मैं प्रैक्टिकल लेके आपको कंप्लीट करा के दूंगा। चलो पॉइंट नंबर 5, कैपिटल गेन इन केस ऑफ सेल्फ जनरेटेड असेट्स। क्या दिया है? कैपिटल गेन इन केस ऑफ सेल्फ जनरेटेड असेट्स। Self-generated asset, an asset which does not cost anything to the assessee in terms of money in its creation or acquisition is a self-generated asset. कोई भी ऐसा asset which does not cost anything to the assessee in terms of money in its creation or acquisition, वो क्या कहलाएगा? Self-generated asset. When a self-generated capital asset is transferred, following special rules are applicable. अब सबसे पहला देखो, self-generated goodwill of a business, right to manufacture oblique produce an article, thing or right to carry on business or profession. First case, in case of transfer of these capital asset, cost of acquisition and cost of improvement को क्या माना जाएगा? nil.
अगर ये सेल्फ जनरेटेड असेट है और इनको ट्रांसफर कर रहे हो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या रहेगा, नील। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर किस बेसिस पे चलेंगे, एक्चुअल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर किस बेसिस पे चलेंगे, एक्चुअल एक्सपेंडिचर। इफ कैपिटल असेट बीइंग गुडविल ऑफ अ बिजनेस, राइट टू मैन्युफैक्चर ऑब्लिक प्रोड्यूस आर्टिकल थिंग, ये आपने क्या किया है, किससे परचेज किया है, किसी दूसरे से परचेज किया है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी, परचेज प्राइस। और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमेशा क्या हो जाएगा उसका, इज टेकन एज नील। क्लियर। अब सेल्फ जनरेटेड असेट्स हैं, काय काय के, टेनेंसी राइट, रूट परमिट, लूम आवर्स, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम एसोसिएटेड विद बिजनेस। अगर आप इनको ट्रांसफर कर रहे हो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगा, नील। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एंड एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर डिडक्टेबल ऑन एक्चुअल एक्सपेंडिचर, और प्रीवियस ओनर से परचेज किया है तो परचेज प्राइस। इसके अलावा अगर कोई सेल्फ जनरेटेड असेट है तो कैपिटल गेन इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। याद रखना, कैपिटल गेन इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। और एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 ऑप्शन नॉट अवेलेबल। क्लियर। यहां पे 1/4/2001 का फंडा एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर। चलिए 6th और 7th। अब बेटा ध्यान देना, मैं अभी सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहा हूं, बोनस शेयर्स और राइट, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सेक्शन कवर करूंगा 112 और 112A, तो वहां पे मैं बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स के सारे प्रैक्टिकल कवर करा के दूंगा। क्लियर। इसलिए अभी सिर्फ थ्योरी पे फोकस करना आज के लेक्चर में। अब क्या दिया है, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ बोनस शेयर्स एज पर सेक्शन 55, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ अ financial asset being allotted on the basis of holding of any other financial assets to the assessee without any payment shall be taken as nil. Hence cost of acquisition of bonus share हमेशा क्या रहेगा, nil. लेकिन अगर बोनस शेयर कब acquire हुए हैं, 1/4/2001, then cost of acquisition shall be taken as fair market value as on 1/4/2001. क्लियर। अगर बोनस शेयर, मतलब बोनस शेयर के दो फंडे हो सकते हैं। अगर बोनस शेयर कब अलॉट हुआ है, ऑन और आफ्टर 1/4/2001, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील। अगर बोनस शेयर कब अलॉट हो रहे हैं, 1/4/2001 से पहले, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। इसका बेटा सेल्स कंसिडरेशन क्या रहेगा, एज यूजुअल। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर एज यूजुअल। पीरियड ऑफ होल्डिंग starts from the date of allotment of such shares. Cost of acquisition, बोनस शेयर अलॉटेड कब है, 1/4/2001 से पहले। फेयर मार्केट वैल्यू कब, ऑन और 1/4/2001। बोनस शेयर अलॉटेड ऑन और आफ्टर 1/4/2001, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील। क्लियर। काय की बात हो रही है, राइट शेयर्स। by virtue of holding a share or any other security therein referred this clause as financial asset, assessee becomes entitled to subscribe to any additional financial asset, then such additional financial asset can be termed as right shares. मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स थे, कंपनी ने मुझे एक और ऑफर दिया, राइट ऑफर, एडिशनल शेयर लेने के लिए, तो वो शेयर्स मेरे लिए क्या कहलाते हैं, राइट शेयर्स। मार्केट प्राइस पे मिलेगा कि मार्केट प्राइस से कम पे, भाई सिंपल है, वो मार्केट प्राइस से कम पे ही आएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच राइट शेयर शैल बी अमाउंट एक्चुअली पेड बाय हिम फॉर एक्वायरिंग सच राइट शेयर्स। कैपिटल गेन अराइज होगा क्या, कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा अगर राइट शेयर्स मिल रहे हैं। कैपिटल गेन कब अराइज होता है, जब राइट शेयर्स को हम क्या करते हैं, सेल। तो राइट शेयर्स को जब सेल करेंगे तो जो अमाउंट रिसीव होगा दैट विल बी कॉल्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। वो क्या कहलाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कॉस्ट क्या लेंगे, जितनी कॉस्ट हमने कंपनी को पे किया होगा शेयर्स को अक्वायर करने के लिए, वो हमारी क्या रहेगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। राइट एंटाइटलमेंट, एन असेसी कैन एंडोर्स हिज राइट। अभी ऊपर वाले केस में क्या हुआ, मैंने शेयर्स ले लिए, यहां पे मैंने क्या किया, शेयर्स नहीं लिए, वो शेयर्स के राइट को क्या कर दिया, रिनाउंस कर दिया किसी और के फेवर में, टू अक्वायर एडिशनल फाइनेंशियल एसेट एज स्टेटेड अबव इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। सच एंडोर्समेंट ऑफ राइट is termed as right renouncement. Cost of acquisition of such renouncement is taken as
नील। अब ध्यान से सुनना बेटा, मैं एक कंपनी में शेयर होल्डर हूं, मेरे पास 100 शेयर्स हैं, मुझे राइट ऑफर आया 10 शेयर्स का। मुझे राइट ऑफर कितने का आया? 10 शेयर्स। मैंने कंपनी से पूछा शेयर की प्राइस कितनी है, बोले 100 राइट ऑफर। मैंने शेयर्स ले लिए, तो 100 इंटू 10, ये मेरी क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मैंने ये राइट नहीं लिया, मैंने मेरा राइट किसी और को दे दिया, मैंने मेरा राइट किसी और को दे दिया, मैंने मेरा शेयर्स नहीं बेचे, क्या बेच दिया? राइट, 500 रुपए में। तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये मेरे लिए क्या कहलाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ राइट इशू एंड राइट एंटाइटलमेंट शैल बी एज अंडर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, राइट इशू प्राइस, period of holding starts from date of allotment of such shares, sales consideration, amount charged from transferee, amount charged from transferee। राइट एंटाइटलमेंट की कॉस्ट क्या रहेगी? नील। शेयर्स अक्वायर्ड बाय राइट रिनाउंसमेंट, amount paid for acquisition of right entitlement plus amount paid to company for right shares। डेट कौन सा देखेंगे? डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सच राइट बाय कंपनी, और यहां डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सच शेयर्स। अमाउंट चार्ज फ्रॉम ट्रांसफरी, अमाउंट चार्ज फ्रॉम ट्रांसफरी। है ना? चलो एक एग्जांपल बता रहा हूँ, पूरा ये एग्जांपल देखने के बाद आप क्या करना, वो जो राइट शेयर्स की थ्योरी है उसको रीड आउट करना। कंपनी फॉर एग्जांपल SBI, करंट मार्केट प्राइस शेयर का 1000। हाँ, राइट ऑफर में प्राइस फॉर एग्जांपल 500। क्लियर हुआ? SBI की बात कर रहा हूं, करंट मार्केट प्राइस कितना है? 1000। राइट ऑफर में कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर कितने में दे रही है? 500। क्लियर? फिर ध्यान दो, X नाम का एक शेयर होल्डर है, X नाम का एक क्या है? शेयर होल्डर। इसके पास ओरिजिनल शेयर्स हैं फॉर एग्जांपल 100, और कंपनी ने इसको क्या दिया? बैंक ने इसको क्या दिया? राइट ऑफर कितने का? 10 शेयर्स। राइट ऑफर कितने का? 10 शेयर्स। अब ध्यान देना, X अक्वायर 5 शेयर्स, तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी? 5 शेयर्स इंटू 500, कितना? 2500। कितना हो जाएगा? 2500। बात खत्म। क्लियर? अब ध्यान दो, अब उसके पास ऑफर कितने का था? 10। ऑफर कितने का था? 10। 5 शेयर्स उसने क्या किया बेटा? अक्वायर। 5 शेयर्स उसने क्या कर दिया? अक्वायर। अब बचे कितने? 5 शेयर्स। शेयर्स नहीं बचे, इसका राइट, इसको उसने क्या कर दिया? रिनाउंस। इन फेवर ऑफ वाई, इन फेवर ऑफ वाई।
100 per share, 100 per share. X receive 100 into 5, that is 500 rupees from Y for right renouncement. Clear? X 500 ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन हैंड्स ऑफ एक्स. ये पूरा ट्रीटमेंट किसके हाथ में हो गया? एक्स के हाथ में हो गया. एक्स ने वो राइट से रिनाउंस कर दिया. अब वो शेयर्स किसके पास चले गए? वाई. अब वाई के लिए मैं क्या करूंगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालूंगा. क्लियर? वाई acquire shares from SBI. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5 शेयर्स ले रहा है ना, इनटू राइट ऑफर कितने का था, प्लस राइट रिनाउंसमेंट का उसने कितना दिया, 5 इंटू 100 कितना, 500, 3000. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसके लिए? वाई के लिए. नोट डाउन कर लो. बस इतना ध्यान देना, बाकी नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल में सारा कवर हो जाएगा. डन. क्लियर? चलिए, कन्वर्शन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स. अब आप डिबेंचर्स को काय में कन्वर्ट कर रहे हैं? शेयर्स. एनी ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्शन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट in any form of a company into shares or debentures of that company will not be regarded as
ट्रांसफर गिविंग राइज टू एनी कैपिटल गेन, ये भी हमने कहाँ पढ़ा था, सर्टेन ट्रांजेक्शंस नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर. ऑन सेल ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स रिसीव्स ऑन सच कन्वर्शन, capital gain shall be computed by taking cost of acquisition as that part of cost of debenture stock, deposit certificate which has been appropriated toward shares or debentures. It does not cover conversion of preference into equity. Point to be noted, देखो, cost of debenture shall be taken as cost of acquisition of shares. To find out whether shares are long term capital asset or short term capital asset, पीरियड ऑफ होल्डिंग शैल बी डिटरमाइन. कब से डिटरमाइन करेंगे, डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. इंडेक्सेशन कब से, डेट ऑफ कन्वर्शन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर्स. कन्वर्शन ऑफ डिबेंचर इंक्लूडिंग डिबेंचर स्टॉक एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इनटू शेयर्स और डिबेंचर्स आर नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर. अब टैक्स इंपैक्ट देखो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू असेट, cost of old asset, convertible debentures shall be taken as cost of acquisition of new asset, that is converted share. Holding period starts from the date of allotment of new asset, that is converted share. Indexation benefit, benefit of indexation कब से, allotment of new asset, क्या है वो, converted share. Indexation benefit is not applicable in case of debenture. क्यों, क्योंकि debenture को हम कभी भी index नहीं करते, debenture को हम कभी भी क्या नहीं करते, index. Clear? चलिए, अब काहे की बात हो रही है बेटा, थ्योरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी इन डीमैट फॉर्म. एन एसएससी हैव सिक्योरिटी इन फॉर्म ऑफ फिजिकल स्क्रिप्ट और इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म. एसएससी सिक्योरिटी कितने वे में रख सकता है, दो वे में रख सकता है, फिजिकल स्क्रिप्ट भी हो सकती है और डीमटेरियलाइज्ड. सिक्योरिटीज हेल्ड इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म शैल बी डील्ड एज पर सेक्शन 45(2)(a) एंड कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन वेरियस टर्म्स टू बी इंटरप्रेटेड एज अंडर सॉरी cost of acquisition. Cost of acquisition and period of holding of any securities shall be determined in the basis of FIFO, first in first out. कौन सा मेथड लगेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. बाकी सारी चीजें एज यूजुअल. आप तो सिंपल एक ही फंडा याद रखना, डीमैट सिक्योरिटीज अगर है, डीमैट फॉर्म में अगर है, तो वहां पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और पीरियड ऑफ होल्डिंग किस बेसिस पे डिटरमाइन की जाएंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. एक होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यहां कौन सा चलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. चलिए, कैपिटल गेन ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स ऑब्लिक सिक्योरिटीज. अभी जस्ट शॉर्ट में इसका पूरा हम पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ कंपनीज चैप्टर जब करेंगे वहां पे. कैपिटल गेन ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स ऑब्लिक सिक्योरिटी सेक्शन 46(a). टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ, एक क्या दिया है, कंपनी, और दूसरा क्या दिया है, शेयर होल्डर. एक क्या दिया हुआ है, कंपनी, और दूसरा क्या दिया है, शेयर होल्डर. बायबैक ऑफ शेयर्स बाय अ डोमेस्टिक कंपनी. कौन सी कंपनी बायबैक कर रही है, डोमेस्टिक. सब्जेक्ट टू एडिशनल इनकम टैक्स एट द रेट 23.96. listed companies are liable to pay tax under section 115(q)(a) with effect from 5/7/2019. मतलब 5/7/2019 से, 5/7/2019 से अगर कंपनी बायबैक कर रही है, डोमेस्टिक कंपनी, तो उस पर टैक्स किसको पे करना पड़ेगा, कंपनी को पे करना पड़ेगा. किस रेट से, 23.96. क्लियर. शेयर होल्डर, income arising to shareholder of listed oblique unlisted companies exempt under section 10 subsection 34(a). listed oblique unlisted दोनों के लिए क्या हो जाएगा, exempt. अब नेक्स्ट देखो, buyback of shares by a company other than domestic company not subject to tax in the hands of company. कंपनी के हाथ में टैक्स नहीं लगेगा. इनकम अराइजिंग टू शेयर होल्डर टैक्सेबल एज कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 46(a). किसके हाथ में टैक्स जाएगा, कैपिटल गेन, कंपनी के हाथ में नहीं जाएगा, शेयर होल्डर. बायबैक ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय एनी कंपनी नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ कंपनी. इनकम अराइजिंग टू शेयर होल्डर टैक्सेबल एज कैपिटल गेन अंडर 46(a). डिटेल
विल डिस्कस इन चैप्टर ऑफ कंपनी। पूरा डिटेल अपन कहां पे देखेंगे? चैप्टर ऑफ कंपनी। क्लियर? चलिए ना, ये थ्योरी आप अच्छे से रीड करिए, इसको एक बार लेक्चर पूरा देख के। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम 112, 112A और 111, वो तीन थे ना टैक्स के, वो पूरे डिस्कस करेंगे। तो इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स पूरे वहीं पे हो जाएंगे। आपको मैं बायबैक का भी करा के दे दूंगा, फिर इसके बाद डिबेंचर कन्वर्शन, जीरो राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स। क्लियर? आज के लेक्चर में सिर्फ मैंने काय पे फोकस किया है? थ्योरी पे। क्लियर? चलिए आज के लिए बस इतना ही।